हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, या जिसे हम बोलते हैं ईबीपी। इसको अनदर नेम है एम्पेरिकली सपोर्टेड ट्रीटमेंट या ईएसटी। ठीक है, जनरली हम यही जानते हैं ईबीपी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो वीडियोस बनाए हैं उसमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस वाला टॉपिक एडवांस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च में भी इम्पॉर्टेंट है, ऑब्स में भी ये टॉपिक पूछा गया है। तो ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज की टाइम को देखते हुए बहुत रिक्वायरमेंट होती है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो गई है। ठीक है, तो उसके बेस पे नए नए रिजल्ट रिसर्च हम देख रहे हैं, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे मेडिकल फील्ड में, तो उसी के बेस पे टॉपिक डिज़ाइन किया है। तो अभी हम देखेंगे कि एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिस है वो क्या होता है, इसके बारे में हम बेसिक समझेंगे। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, एम क्या है, इसके ट्राइड, ठीक है, इसकी जो टेक्निक्स हैं वो सारे हम वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है इज़ एन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है, ये है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है दैट इनेबल क्लिनिशियन टू प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ केयर टू नीड ऑफ द पेशेंट एंड द फैमिलीज। यानी यह एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जो किसी पेशेंट की प्रॉब्लम या उसकी फैमिली की जो नीड है उसको देखते हुए जो प्रोवाइडर है, जो क्लिनिशियन है, जो नर्स है, वो क्या करती है, हाई क्वालिटी ऑफ केयर देने की कोशिश करती है जिससे पेशेंट और उसकी फैमिली है वो उस प्रॉब्लम से ओवरकम हो सके। ठीक है, तो नॉर्मल हम समझेंगे कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जिसमें जो पर्सन है, पेशेंट है, फैमिली है, उसको कोई नीड है, ठीक है, वो किसी प्रॉब्लम में है, तो उसको हम क्या बेस्ट क्वालिटी ऑफ केयर दे सकते हैं, एक नर्स के द्वारा या एक क्लिनिशियन के द्वारा। ठीक है, तो ये उसका इंट्रोडक्शन है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जैसे मान लो कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, ठीक है, अब उसे डायबिटीज़ है, तो हमें ये तो पता चल गया कि डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज है, शुगर लेवल है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो कुछ रिसर्च की गई जिसमें देखा गया कि कुछ मेडिसिन बनाई गई जो इंसुलिन के लेवल को मेंटेन रखे, या फिर डाइट कंट्रोल करो, शुगर डाइट को अवॉइड करो। ठीक है, एक्सरसाइज बनाई गई। तो ये सब क्या, अगर रिसर्च की गई, कुछ एविडेंस किए गए कि हाँ इतना डाइट में शुगर कंट्रोल करने से पर्सन का जो डाइट ग्लूकोज लेवल था बॉडी में वो भी रिड्यूस हुआ है। तो ये जो स्टडी की, कुछ एविडेंस देखे गए, स्टडी की गई जिसके बेस पे उन्होंने सोचा कि अब जो पेशेंट डायबिटीज़ का है उसे हम डाइट कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करवा के, योगा करवा के, हेल्दी रूटीन, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके, ये देखा गया जिससे क्या होगा, उनका जो शुगर लेवल था, जो ग्लूकोज का लेवल था बॉडी में, वो क्या हुआ, कुछ हद तक कंट्रोल हुआ। तो कुछ एविडेंस दिए गए, कुछ रिसर्च देखी गई। ठीक है, किसके द्वारा, एक्सपर्ट्स थे जो बहुत टाइम से काम कर रहे थे, वो देख रहे थे कि हाँ हमने डाइट पे कंट्रोल किया जिससे पेशेंट का क्या हुआ, शुगर लेवल भी कंट्रोल हुआ है। तो वो फिर क्या किया, पर्सन पर, पेशेंट पर क्या किया, अप्लाई किया गया जिससे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल, है ना। तो अभी हम डेफिनेशन देखेंगे जिससे और आप, अभी जो हमने जो स्टडी किया, जो एग्जाम्पल मैंने बताया, उसको हम इस डेफिनेशन पे अप्लाई करते हैं जिससे आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी और टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। द यूज़ ऑफ करंट बेस्ट एविडेंस। ठीक है, जो करंट सिचुएशन में जो बेस्ट एविडेंस है बाय क्लिनिशियन व्हेन मेकिंग पेशेंट केयर डिसीजन, इट एंटेल्स finding the best evidence, critically evaluated and integrating it with clinical expertise and patient preferences and applying result to the clinical practice। देखो इसमें जो मेन है वो हम देखेंगे, जो अभी के बेस्ट करंट एविडेंस हमने देखे। ठीक है, क्लिनिशियन ने जो क्या कर रहे हैं कि जो पेशेंट की केयर कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन्होंने कुछ बेस्ट एविडेंस लिए, उन्हें फाइंड आउट द बेस्ट एविडेंस, और उसमें से भी जो बेस्ट एविडेंस थे उनको लिया। ठीक है, फाइंड आउट द बेस्ट एविडेंस, फिर उसको क्या किया, बहुत बारीकी से क्रिटिकली इवेल्यूएटेड, जो एविडेंस है उनको क्रिटिकली बहुत बारीकी से इवेल्यूएट किया, देन इंटीग्रेटिंग इट विद क्लिनिकल एक्सपर्टाइज, और फिर इवेल्यूएट करने के बाद जो क्लिनिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ क्या किया, उन्होंने डिस्कशन किया, इंटीग्रेट किया,
फिर क्या हुआ, एंड पेशेंट प्रेफरेंसेस एंड अप्लाइंग रिजल्ट, और फिर पेशेंट को देखते हुए क्या किया, वो जो रिजल्ट निकाले थे उन्हें क्या किया, अप्लाई किया टू द क्लिनिकल प्रैक्टिस, और क्लिनिकल फील्ड में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो हम इसे नॉर्मल समझेंगे कि जो भी अभी करंट बेस्ड एविडेंस थे, ठीक है, जो क्लिनिकल था, क्लिनिशियन था, जो नर्स, समझ लेते हैं हम, जो भी केयर प्रोवाइड कर रहा है उसने क्या किया कि जो बेस्ट एविडेंस थे उसे कलेक्ट किया। कब, जब वो पेशेंट की केयर कर रहा था उस समय। फिर उसने डिसीजन लिया कि उसमें जो भी एविडेंस थे, बेस्ट एविडेंस थे, उनको उन्होंने लिया, उसमें से भी उनको क्या किया, बारीकी से इवैल्यूएट किया। फिर उसको क्या किया, क्लिनिकल एक्सपर्टाइज के साथ क्या किया, उन्होंने डिस्कशन किया, इंटीग्रेट किया। फिर उन्होंने क्या किया, उसको पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि पेशेंट को सिर्फ इतनी ही कैलोरी दी जाए, इससे ज़्यादा ना दी जाए। हमने ये फाइंड आउट किया था कि जो डायबिटीज़ पेशेंट है उसकी डाइट इतनी ही होनी चाहिए, इतना ही शुगर लेवल हम उसको पूरे 24 आवर्स में देंगे। तो वो जो उन्होंने कंक्लूड किया, जो उन्होंने एक्सपर्ट ने क्या किया, वो जो रिज़ल्ट निकाला था उसको किस पे अप्लाई किया, पेशेंट पे अप्लाई किया। फिर उन्होंने उसका रिज़ल्ट देखा। तो ये हो गई उसकी डेफिनेशन। आई थिंक आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो भी बेस्ट एविडेंस थे उनको फाइंड आउट किया, देन उसमें क्या किया, बेस्ट एविडेंस को इवैल्यूएट किया बारीकी से, इवैल्यूएट करने के बाद एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन किया, देन उसके बाद फाइनल उन्होंने क्या किया, वो जो एविडेंस दिए थे उसको अप्लाई किया, और फिर उसके बाद उन्होंने रिजल्ट देखा कि इसका पर्सन की हेल्थ पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ये हो गई डेफिनेशन, समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ईबीपी नर्सिंग, यानी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग। इसकी जो डेफिनेशन है, एन इंटीग्रेशन ऑफ द बेस्ट एविडेंस, वही बात हो गई, बेस्ट एविडेंस जो अवेलेबल है, नर्सिंग एक्सपर्टाइज एंड द वैल्यू एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी। मतलब बेस्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नर्सिंग में क्या होता है, एन इंटीग्रेशन ऑफ द बेस्ट एविडेंस अवेलेबल, नर्सिंग एक्सपर्टाइज एंड द वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी। ठीक है, देखो इसमें 3 चीज़ें समझना आप कि क्या होता है कि जो बेस्ट एविडेंस है हमारे सामने जो है, उसे हमें क्या करना है, एविडेंस को इवैल्यूएट करना है, देखना है जो अवेलेबल है, किसके नीड पर, इंडिविजुअल की, फैमिली और कम्युनिटी के देखते हुए, उन्हें प्रेफरेंस देते हुए जो हमारे सामने एविडेंस है उसे हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, और वो कौन देखेगा, एक नर्सिंग एक्सपर्टाइज या कर सकते क्लिनिशियन, जो भी एक्सपर्ट है, अगर वो उन चीज़ों को देख पाएगा तभी तो उन्हें पता चलेगा कि बेस्ट एविडेंस है ना। तो इसके लिए क्या होता है, एक तो एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, दूसरा किसके ऊपर देखना है, तो इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी में को प्रेफरेंसेस देना है, उनके ऊपर हमें देखना है। देन क्या हो गया, द बेस्ट एविडेंस अवेलेबल, और उनको देखते हुए कौन कौन से उन पर हमें एविडेंस मिले हैं उन्हें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये ईबीपी नर्सिंग हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे एम्स ऑफ ईबीपी। एम्स क्या है, क्यों एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की ज़रूरत हुई, तो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन। फर्स्ट इसका हमें इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि हमने जो भी एविडेंस कलेक्ट की है, जैसे मान लो इस हॉस्पिटल में, पीजीआई चंडीगढ़ हॉस्पिटल में हमने देखा कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट पे स्टडी की गई, उसमें ये फाइंड आउट किया गया है कि डायबिटीज़ जो शुगर लेवल है, वो शुगर डाइट है, उसे कंट्रोल करने से पेशेंट के शुगर लेवल में, ग्लूकोज लेवल में कमी आ रही है। तो ये सिर्फ एक एरिया में सीमित ना रहे, किसी एक हॉस्पिटल तक सीमित ना हो, तो इसका जो एविडेंस जो निकले हैं वो पूरी नर्सिंग फील्ड को मिले, ठीक है, पूरे मेडिकल फील्ड को मिले, जिससे हर कोई इसका बेनिफिट ले सके, है ना। तो इसमें क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन में हम देखेंगे कि जो भी हमारे रिसर्च और एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें हम क्या करें, पब्लिश करें, रिसर्च पेपर के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, जितना पब्लिश्ड होंगे, इन्फॉर्मेशन जितनी स्प्रेड होगी उतना से ज़्यादा लोग क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे। देन सेकेंड है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का मतलब होता है जैसे कि मान लो जो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जिसमें हम देखेंगे मिनिमाइज वेस्ट, मैक्सिमाइज वैल्यू एंड इंक्रीज पेशेंट सेटिस्फेक्शन। अब मिनिमाइज वेस्ट मतलब क्या, अननेसेसरी बहुत सारी रिपोर्ट्स करवा दी, टेस्ट करवा दी हमने, तो हम क्या करेंगे, एक सटीक, एक कोई भी एक ले लिए, जैसे शुगर है तो हम सिर्फ शुगर का करवाएंगे, एक्स्ट्रा हमारा ना मनी वेस्ट होगा ना टाइम वेस्ट होगा। कुछ ऐसे स्पेसिफिक एविडेंस हम ऐसे कलेक्ट कर लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है हमें। जैसे मान लो सर्वाइकल कैंसर है तो उसके लिए स्पेसिफिक पेप स्मीयर जो टेस्ट है वो ले लिया गया है, जिससे हमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर है, तो अदर टेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे कि एक इफ़ेक्टिव कोई भी एविडेंस निकाल लेंगे, जो एविडेंस निकाला है उसके बेस, उसका मेन एम क्या है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मनी वेस्ट ना हो, और मैक्सिमाइजिंग वैल्यूज़, और उस चीज़ की क्या वैल्यूज़ हो,
है ना, कि हाँ मतलब स्पेसिफिक ये है, पेप्समियर है तो ये इसके लिए ही है। देन इंक्रीज पेड, और जिससे क्या होगा, पेशेंट को भी सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ हमें बहुत सारा लंबी प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरना पड़ रहा है, ठीक है, हमें एक स्पेसिफिक टेस्ट दे दिया गया जो हमने परफॉर्म किया, जिससे हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हो गई इफ़िशियंसी। थर्ड है बेटर पेशेंट आउटकम, और वही है, अगर अच्छा एविडेंस हमारे पास है कि हाँ ये तो उससे पेशेंट का आउटकम भी हम बेटर मिल सकते हैं, कम टाइम में जल्दी जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें और उस एविडेंस को अप्लाई करें जिससे पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। कीप नर्सिंग प्रैक्टिस करेंट, और नर्सिंग प्रैक्टिस में वही पुराना नहीं, अब नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही, नए नए एविडेंस हो रहे हैं, है ना, नई नई रिसर्च हो रही, तो जिसके बेस पे न्यू एविडेंस के थ्रू क्या करेंगे, हम नर्सिंग प्रैक्टिस को और अच्छा, ईजी और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नर्सिंग प्रैक्टिस की प्रैक्टिस करेंटली प्रैक्टिस रखेंगे। देन कॉस्ट इफेक्टिव, और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, ऑब्वियसली नए नए एविडेंस आएंगे तो एक्स्ट्रा हमें टाइम वेस्टिंग और एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह नहीं होंगे, है ना, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो होंगे वो नहीं लगेंगे, तो जिससे कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा उसे पे नहीं करना पड़ेगा। वेरिएशन इन द प्रैक्टिस, और इससे क्या होगा, प्रैक्टिस में नई नई वेरिएशंस मिलेंगे, है ना, पहले डायबिटीज़ के लिए ब्लड लेना होता, अभी क्या होता है, ग्लूकोमीटर हो गया तो लिया इजीली, तुरंत रिजल्ट आ गया, है ना, तो जो प्रैक्टिस है वो भी इजी हो गई, उसमें भी क्या हो गया, वेरिएशन आ गया। क्वालिटी इन इंटरवेंशंस, अब जो इंटरवेंशंस कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव हो गए, बहुत ही मतलब क्वालिटी वाले इंटरवेंशन हो गए, जिससे हमें क्या होगा, अच्छे से उसका रिजल्ट मिल पाएगा, पेशेंट को प्रॉपर अच्छे से हम इंटरवेंशन दे पाएंगे, जिससे जल्दी से जल्दी वो हील हो जाएगा। देन कंट्रीब्यूट टू द साइंस ऑफ नर्सिंग, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ऑब्वियसली क्या होगा कि हमारे नर्सिंग प्रोफेशन को भी क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा कि हाँ डे बाय डे नर्सिंग प्रोफेशन ग्रो करा, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू टाइम का ईजी, मतलब जो प्रॉब्लम्स है उसको हम क्या कर रहे हैं, ईजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना, तो ये उसका एम है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और नर्सिंग फील्ड का हमारा क्या हो, डेवलपमेंट हो। तो ये हो गया एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के एम क्या है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, जिसमें हमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना, लाइक पब्लिश्ड करेंगे, रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे, ठीक है। देन है इफ़िशियंसी, वही मिनिमाइज वेस्ट, मैक्सिमाइज वैल्यूज़, इंक्रीज पेशेंट सेटिस्फेक्शन, बेटर पेशेंट आउटकम, ठीक है, कोई भी एविडेंस है तो पेशेंट का आउटकम बेटर होना चाहिए। कीप नर्सिंग प्रैक्टिस करेंट होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव, वेरिएशन इन द प्रैक्टिस, क्वालिटी ऑफ इंटरवेंशन एंड कंट्रीब्यूट टू द साइंस ऑफ नर्सिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ईबीपी ट्रेड। देखिए ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में भी आपको पूछ सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के ट्रेड क्या है। अब देखो कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए हमें मेनली क्या होता है, 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो कौन कर पाता है, जो एक्सपर्ट होता है, जो क्लिनिकल फील्ड में बहुत टाइम से काम कर रहा है, जिसे नॉलेज है कि हाँ ऐसा होता है या ऐसा हो सकता है, हमें इस तरीके से करना है, तो एक तो क्लिनिकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, बेस्ट एक्सटर्नल एविडेंस, और एविडेंस भी हमें से मिलनी चाहिए जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं, एविडेंस मिलेंगे। देन पेशेंट वैल्यूज़ एंड एक्सपेक्टेशन, और तीसरा क्या होता है, पेशेंट, जिससे मान लो हमने कोई एविडेंस मिला है या हमें उसे अप्लाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पेशेंट पे और उसकी फैमिली या कम्युनिटी को देखते हुए जो भी एविडेंस मिले। तो ये तीनों क्या इंटरकनेक्टेड है। एक तो एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, दूसरा है बेस्ट एक्सटर्नल एविडेंस होने चाहिए हमारे पास जिसके बेस पे हम रिसर्च कर सकें, और तीसरा क्या है, पेशेंट वैल्यूज़ एंड एक्सपेक्टेशन की, पर्सन की क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी क्या वैल्यूज़ है और उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है, वो इसमें हमारी हेल्पफुल है या नहीं है, उसकी और क्या नीड है। तो ये क्या हो गया, ट्रेड हो गया, क्लिनिकल एक्सपर्टाइज, बेस्ट एक्सटर्नल एविडेंस, पेशेंट वैल्यूज एंड दी एक्सपेक्टेशन। देन ए की कंपोनेंट ऑफ ईबीपी, वही की कंपोनेंट जो भी हमने देखा है, एक तो रिसर्च एविडेंस, दूसरा है क्लिनिकल एक्सपर्टाइज और तीसरा है पेशेंट वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस। अब इसमें हम देखेंगे रिसर्च एविडेंस क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्लिनिकल एक्सपर्टाइज में क्या इंक्लूडेड है। तो हम वन बाय वन देखते हैं रिसर्च एविडेंस। अब रिसर्च एविडेंस में जैसे हम देख रहे हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ये रिसर्च में आप पढ़ेंगे कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं कि टेस्ट होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिक्स में देखे गए, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल फील्ड में जो रिसर्च हो रही है, आउटकम रिसर्च कि ऐसा करने पर क्या रिजल्ट आया, क्या आउटकम आया, क्या रिजल्ट रहा उसका, तो आउटकम रिजल्ट, क्वालिटेटिव रिसर्च कि ये ट्रीटमेंट देने से कितना इंप्रूवमेंट हुआ, क्या हुआ, तो ये सारे रिसर्च में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये रिसर्च एविडेंस है, ठीक है, जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमें कुछ नया न्यू आइडियाज़ मिलेंगे कैसे किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है। अब सेकेंड है क्लिनिकल एक्सपर्टाइज,
ठीक है। अब क्लिनिकल एक्सपर्टाइज में जैसे क्या हो गया, नॉलेज गेन फ्रॉम प्रैक्टिकल ओवर टाइम। अब क्लिनिकल एक्सपर्टाइज कब होगा, पर्सन जब बहुत लंबे टाइम से वर्क कर रहा है, ठीक है, वो नॉलेज ले रहा है उस फील्ड में, तो ओवर टाइम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो उसको ऑब्वियसली उसे क्या होगा, नॉलेज होगा। इंडक्टिव रीजनिंग, उसकी रीजनिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी कि हाँ वो अंदर ही अंदर समझ रहा है कि ऐसा करने से ऐसा होता है ना, ये हो रहा है। तो ये इंडक्टिव क्लिनिकल एक्सपर्टाइज काम करने के थ्रू पर्सन लर्न करता है। देन थर्ड हो गया पेशेंट वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस। अब पेशेंट वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस में यूनिक प्रेफरेंसेस, जैसे पेशेंट की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती है कि हाँ मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेजिटेरियन है, उनकी अपनी अलग अलग नीड वैल्यूज़ होती हैं। देन कंसर्न है कि हाँ ये पेशेंट के प्रति कि हाँ ये क्या कहना चाहिए, कंसर्न है कि हाँ मुझे इस पर देखना है, इसका कल्चरल वैल्यूज़ ये हैं, उसे ऐसा करने पर पेन होता है, हम अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते उस पर, उसी पेशेंट की एक एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो रिच है पुअर है, क्या वो इतना एफर्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, टेस्ट जो हम रिसर्च के थ्रू यूज़ कर रहे हैं क्या वो टेस्ट को एफर्ट कर पाएगा, इतना पैसा दे पाएगा टेस्ट करने के लिए, उसका सोशल सपोर्ट कितना है। तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस में देखेंगे। यूनिक प्रेफरेंसेस, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड सोशल सपोर्ट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सेज रोल इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब नर्सेज रोल में नर्स का रोल एज ए लीडरशिप रोल होता है, ठीक है। वो लीडरशिप रोल है क्योंकि वो स्टडी कंडक्ट करे तो उसे किसी और भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लीडरशिप रोल एज ए साइंटिस्ट हो गया, एज ए ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, ठीक है। मैनेजर, इनकरेजिंग स्टाफ पार्टीशन, चीज़ों को क्या करना है, मैनेज करना है कि कैसे मैनेज करना है, रिसर्च में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, उसमें स्टाफ का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये नर्स के रोल है, और भी हम देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट है इनकरेज रिसर्च, और सबको इनकरेज करेंगे कि आपको जहाँ जो भी, क्योंकि एक पर्सन अकेला कितना रिसर्च कर पाएगा, है ना, तो हर एक को क्या करेंगे हम, इनकरेज करेंगे। पार्टिसिपेट इन ईबीपी प्रोजेक्ट, जो भी ईबीपी के जो प्रोजेक्ट लगाए थे गवर्नमेंट के थ्रू या ऐसे नॉन गवर्नमेंट के थ्रू, है ना, तो उनमें क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। कोलेबरेटेड विद हेल्थ केयर टीम, और ऐसा नहीं नर्सिंग है तो नर्स में ही रहेंगे हम, उसके अदर डिपार्टमेंट, एक्सरे हो गया, लैब टेक्नीशियन, जितने भी अलग अलग फील्ड है उनके साथ कोलेबरेटेड करके कंक्लूड करके कुछ एविडेंस क्रिएट करेंगे, रिसर्च की स्टडी क्रिएट करेंगे। द टीम टू प्रोवाइड द क्वालिटी केयर, और टीम टू प्रोवाइड द क्वालिटी केयर, और उन क्वालिटी केयर के लिए टीम टू, हाँ। देर आर की स्टेप्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इसमें हम देखेंगे कि अब की स्टेप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। की स्टेप्स में हम देखते हैं कि फर्स्ट अब कौन कौन सी स्टेप्स है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को कंडक्ट कर पा रहे हैं। तो इसको मैंने एक चार्ट के थ्रू समझाया है, ये आप देख लेना। इसमें फर्स्ट है असेस योर पेशेंट। सबसे पहले हम पेशेंट को असेस करेंगे कि जैसे मान लो डायबिटीज़ का पेशेंट है, हाँ, तो हम डायबिटीज़ वाले पेशेंट पे हम रिसर्च कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ना, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, असेस योर पेशेंट। देन सेकेंड है आस्क द राइट क्वेश्चन। अब पेशेंट से हम क्वेश्चन करेंगे कि आपने कितना खाया, दिन का कितना डाइट लेते हैं आप, कितना ग्लूकोज ऐड करते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, तो राइट क्वेश्चन करेंगे। फिर असेस द एविडेंस, और उसके बेस पे हम उसे असेस करेंगे कि हाँ इन्होंने बताया कि ये इतना वॉक करते हैं, इतना डाइट लेते हैं, है ना। तो थर्ड हो गया असेस द एविडेंस। थर्ड है अप्राइज द एविडेंस। अब हमने जो एविडेंस ली है उसे हम बारीकी से क्या करेंगे, अप्राइज करेंगे। अप्राइज मीन्स मूल्यांकन करेंगे कि हाँ ये है, अभी इसने डाइट को कंट्रोल किया तो अभी इसकी एक्सरसाइज को बढ़ाने की ज़रूरत है ना, तो हम उसको मूल्यांकन करेंगे। फिर हम उसे अप्लाई करेंगे कि हाँ अब आप ऐसे करिए कि आप थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज है, डेली रूटीन है, उसको थोड़ा सा अप करिए, वॉकिंग टाइम बढ़ा दीजिए, है ना। तो उसको एविडेंस जो हमने कलेक्ट किया उसे हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। फिर अप्लाई करने के बाद ऑडिट क्लिनिकल प्रैक्टिस, और जो अप्लाई किया उसके बाद हम उसकी ऑडिट करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे कि हमने जो चेंज देखा था, हमने जो चेंज किया है उससे पर्सन की हेल्थ पर क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये हम उसका क्या करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे। तो ये हमारी 6 स्टेप हो गई। असेस योर पेशेंट, आस्क द राइट क्वेश्चन, असेस द एविडेंस, अप्राइज द एविडेंस, थर्ड है अप्लाई द एविडेंस, और थर्ड है ऑडिट क्लिनिकल प्रैक्टिस। और जो क्लिनिकल प्रैक्टिस की है, जो हमने इम्प्लीमेंट किया, उसे हम क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे या इवेल्यूएट करेंगे कि हमारा ये जो एक्सरसाइज रूटीन बढ़ाने से पर्सन की ग्लूकोज लेवल पर, पर्सन की हेल्थ पर क्या इफेक्ट हुआ है। आई थिंक आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस वाला, और इसमें की स्टेप्स वाला टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ये मैंने जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस वाला टॉपिक बनाई है, ऐसा बनाए कि आप किसी में भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी, जैसे मान लो रिसर्च में आ गया और हमने तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पढ़ा ही नहीं है, तो अगर आपने ये पढ़ा है तो आप ये भी आप
आंसर कर सकते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब हमें मूल समझना है कि हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एक्सपर्टाइज है, क्लिनिकल एक्सपर्टाइज, वो पेशेंट को देखते हुए, पेशेंट की नीड है, पेशेंट की प्रॉब्लम को देखते हुए जो भी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बेस पे जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं, तो उसी हम क्या बोलते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, एक बहुत से स्टूडेंट का कहना था कि एक बैरियर इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे मैं वीडियो बनाना, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा बैरियर इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।